हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। अब देखिए, वैदिक एरा के बाद और क्रिश्चियनिटी के आने तक हमको काफी सारे रिलीजियस मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं अराउंड दी वर्ल्ड। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनके सेक्ट्स और उनके कंटेम्पररी स्कूल्स के बारे में यूपीएससी में काफी कुछ पूछा जाता है। अब देखिए, वैदिक रिलीजन काफी ज्यादा फिलोसफिकली साउंड था। हाउएवर, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में रिचुअल्स और ऑर्थोडॉक्सी बढ़ गई थी। ऐसे में रिएक्शनरी मूवमेंट्स जन्म ले रहे थे। अब इस पूरे पीरियड की पॉलिटिकल हिस्ट्री और डायनेस्टीज के बारे में अब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और इस दौर की शुरुआत 600 बीसी में हुई थी, जब भारत में 16 महाजनपद थे। इसी दौर में बुद्धा और महावीर जैसे वेरियस थिंकर्स आए। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ग्रीस में पाइथागोरस आए, जबकि ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज्म की जनक जराथुस्त्र या फिर ज़रथुस्त्र का जन्म हुआ। आज के समय में जो पारसी रिलीजन है वो इन्होंने ही शुरू किया था इन ईरान। इसके अलावा चाइना का जो एंशिएंट रिलीजन है उसके प्रोमिनेंट थिंकर कॉन्फ्यूशियस भी इसी दौर के हैं, और शिंतो ताओइज्म से जुड़े हुए लाओत्से भी इन्हीं लोगों की कंटेम्पररी हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि उस समय का जो वैदिक रिलीजन था उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते समय मैंने आपको सुमेरियन सभ्यता के बारे में भी बताया था। इंटरेस्टिंगली, उस समय के जो भी डेटीज हमको वैदिक रिलीजन में मिलते हैं वही सारे डेटीज सुमेरियंस में भी हैं। इसके बारे में हमको वेरियस आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है, जहां पर उस समय के जो भी डाइटीज थे सुमेरियंस में उनका चित्रण किया गया है। जबकि वैदिक सोसाइटी मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करती थी। मतलब इन दोनों ही सभ्यताओं के गॉड्स सेम थे, लेकिन कस्टम्स अलग अलग थे। ऐसे ही जब पारसीज की ज़ैंद अवेस्ता लिखी गई तो उसमें संस्कृत वोकैबुलरी से काफी क्लोज शब्द इस्तेमाल किए गए थे। अब देखिए, इन सारे ही कस्टम्स में हमको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। हाउएवर, जो उस समय का रिलीजियस मूवमेंट था उसके कॉजेस क्या क्या थे। सबसे पहली बात तो वैदिक रिलीजन बहुत ही ज्यादा रिजिड हो गया था और उसमें काफी ज्यादा रिचुअल्स आ गए थे। इसके अलावा जो प्रीस्टली क्लास था यानी कि ब्राह्मण्स, वो लोग इंटेलेक्चुअल सेग्रीगेशन फॉलो कर रहे थे, जिसके तहत वो कॉमन पब्लिक को संस्कृत की नॉलेज नहीं देते थे। जबकि उस समय के जो मेजर रिलीजन्स थे इंक्लूडिंग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वो पाली और प्राकृत भाषा में अपने सारे रिलीजियस टेक्स्ट को लिखते थे। इसके अलावा बात ये भी थी कि वर्ण सिस्टम काफी ज्यादा रिजिड हो गया था। जबकि जितने भी नए रिलीजियस मूवमेंट हो रहे थे उसमें सभी कास्ट के लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा था। अब वैदिक ट्राइब्स के बारे में बताते समय मैंने आपको बताया था कि कैसे वैदिक सोसाइटी में जो भी कर्मकांड करने में कंजूसी करता था उसको अच्छा नहीं माना जाता था। अब ये जो क्लास था, ज्यादातर इसमें वेरियस ट्रेडर्स आते थे। अब जाहिर सी बात है कि एक ट्रेडर रिचुअल्स को कॉस्ट और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में कैलकुलेट करेगा। अब ये जो रिचुअल्स के खिलाफ स्कूल ऑफ थॉट बना, इसको श्रामन कहते थे। वेरियस वैदिक टेक्स्ट में हमको ये शब्द मिलता है। और तब सनातन धर्म में दो ट्रेडिशंस चलने लगे, एक ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस और एक श्रामनिक ट्रेडिशंस। ब्राह्मणिक ट्रेडिशंस में रिचुअल्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जबकि श्रामनिक ट्रेडिशन में प्रैक्टिकल लाइफ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ध्यान रखिएगा कि श्रामनिक ट्रेडिशन सिर्फ एथीस्ट नहीं था, बल्कि एथीज्म वाज पार्ट ऑफ श्रामनिक ट्रेडिशन। अब देखिए, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है सामनाफला सूत्र। ये मेनली 6 प्री बुद्धिस्ट श्रामन स्कूल्स को आइडेंटिफाई करता है। अब देखिए, अभी के समय में क्या है कि ज्यादातर हमको बुद्धिज्म के एविडेंसेस मिलते हैं और कहीं कहीं पे जैनिज्म के एविडेंसेस मिलते हैं। ऐसा इस वजह से है बिकॉज जैनिज्म और बुद्धिज्म को पॉपुलराइज करने वाले लोग क्षत्रिय थे और भारतवर्ष में ज्यादातर राजा वो भी क्षत्रिय ही थे। ऐसे में जैनिज्म और बुद्धिज्म को काफी ज्यादा पेट्रनेज मिली और इसी वजह से ये कहा जाता है कि हमारी हिस्ट्री में एक बायस्ड पिक्चर है टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जबकि श्रामनिक स्कूल्स उनके काफी पहले के हैं। अब इन स्कूल्स को इनके लीडर्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। लोगों को लगता है कि हार्ट और फुलर से पहले मोरालिटी के ऊपर डिबेट नहीं होती थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहला श्रामन स्कूल जो कि पुराण कश्यप के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इट आर्ग्यूड अगेंस्ट मोरालिटी एंड एथिक्स या फिर लॉज, जो कि उस समय का जूरिस्प्रूडेंस बनाते थे। अच्छा, मोरालिटी के रिजेक्शन की वजह से ही इनको हम एमोरलिज्म से जानते हैं। अब इस समय तक
वैदिक सोसाइटी में हर एक चीज को पाप और पुण्य में डिवाइड कर दिया गया था और कश्यप इन्हीं सब डिविजन्स के खिलाफ थे। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं, मखाली गोशला, जिन्होंने आजीविका संप्रदाय की स्थापना की थी, या फिर हम कहें आजीविका संप्रदाय को पॉपुलराइज किया था। अब आजीविकास काफी इन्फ्लुएंशियल थे, हाउएवर इनके बारे में हमको डायरेक्ट सोर्सेज नहीं मिलते। जहां पर भी आजीविकास के बारे में लिखा गया है वहां पर इनके क्रिटिसिज्म के परिप्रेक्ष्य में बात की गई है। अब बहुत सारी जगह पर यह लिखा हुआ है कि आजीविका प्योर एथीस्ट थे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज दे बिलीव्ड इन नेचर एंड इट्स लॉज। एक तरीके से नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस स्कूल के थे। इंटरेस्टिंगली इन लोगों ने फ्री विल के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया था, बट ये लोग सोल के एग्जिस्टेंस को मानते थे। इसके अलावा इन लोगों का मानना था कि हर एक चीज का अपना एक इंडिविजुअल नेचर होता है बेस्ड ऑन इट्स एलिमेंट्स। कुछ जगह पे ये लोग निहिलिज्म को भी फॉलो करते थे, मतलब इनका ये मानना था कि हर एक चीज प्री डिटरमाइंड है और आप उसके विषय में कुछ भी नहीं कर सकते, और इसी वजह से आपके पास फ्री विल नहीं होती, मतलब जो होना है वो होके रहेगा। इसके बाद आते हैं अजीत केसकंबली। अब इनका स्कूल मटीरियलिज्म का था और बाद में इन्हीं से लोकायता और चारवाक की फिलॉसफीज निकली थीं। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे विश्वास करने को कहते थे, मतलब आफ्टर लाइफ, संसार, कर्म, इविल डीड्स, ये सब चीजें इन लोगों के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करती थीं। कुल मिलाके चारवाक स्कूल के लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को मानते थे जिनको वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकें। मृत्यु के बारे में इनका मानना था कि ह्यूमंस कुछ एलिमेंटल मैटर से बने हुए हैं और उनकी मृत्यु के बाद वो उसी मैटर में डिकम्पोज हो जाते हैं। अब साइंटिफिक एथीस्ट थॉट की बात करें तो इसको पॉपुलराइज करने वाले थे पाकुधा कच्चायना। मॉडर्न टर्म्स में बात करें तो ये एटमिज्म को प्रोपोगेट करते थे, मतलब इनका मानना था कि कोई भी क्रिएटर नहीं है, बल्कि हर एक चीज इंक्लूडिंग लिविंग बीइंग्स वो किसी न किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एटम। हाउएवर इनके लिए एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर, हैप्पीनेस, पेन एंड सोल थे। अब जाहिर सी बात है कि उस समय में एटम, मॉलिक्यूल जैसा कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इसी वजह से इन्हीं चीजों को बेसिक एलिमेंट्स कहा जाता था। डेथ के बारे में इनका मानना था कि ये सिर्फ एक रीअरेंजमेंट है ऑफ दी सब्सटेंसेस जिससे आप बने हैं। इसके बाद आते हैं महावीर। अब जैनिज्म के बारे में आगे हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर आप सिर्फ इतना जानिए कि इनके शामन मूवमेंट की खास बात यही थी कि दे बिलीव्ड इन रेस्ट्रेंट, यानी कि वर्ल्डली अफेयर से आप ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए, क्योंकि वर्ल्डली अफेयर्स ही सारे ईविल का कारण हैं। इसके बाद एक और ग्रुप था अजनाना, जिसको पॉपुलराइज करने वाले थे संजय बेलाथीपुट्टा। अब मॉडर्न टर्म्स में बात करें तो ये एग्नोस्टिक बिहेवियर को प्रमोट करते थे, मतलब इनका ये मानना था कि हो सकता है कि भगवान हो, बट भगवान के एग्जिस्टेंस को आप प्रूव नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी ऐसे कॉन्सेप्ट थे जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, उनको ये लोग पूरी तरीके से रिफ्यूज कर देते थे, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर लाइफ, कर्मा, गुड, इविल एटसेट्रा। अब देखिए उस समय की जो फिलॉसफी है उसको बेसिकली हम दो स्कूल्स में बांट सकते हैं, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। अब देखिए जो आस्तिक स्कूल थे उनको हम दर्शन कहते हैं। दर्शन का लिटरल सेंस है फिलॉसफी। अब आस्तिक और नास्तिक में मेन डिफरेंस यही है कि आस्तिक सोल में विश्वास करते हैं। इसी में से सबसे पहला स्कूल है संख्या। आजकल फिलॉसफी के क्षेत्र में एक जोक काफी फेमस है कि जब सोक्रेट्स और एरिस्टोटल लाइफ की बात कर रहे थे तब भारत के फिलोसफर्स पूरी की पूरी रियलिटी के बारे में बात कर रहे थे, और ये चीज वेरियस वेस्टर्न टीचर्स भी मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है संख्या स्कूल ऑफ थॉट। अब आस्तिक और नास्तिक के बीच में डिफरेंस भगवान का नहीं था, बल्कि सोल के एग्जिस्टेंस का था। संख्या स्कूल एक एथिस्टिक फिलोसफिकल स्कूल था, मतलब भगवान की एग्जिस्टेंस को ये नहीं मानता था, बट सोल की एग्जिस्टेंस को ये लोग मानते थे, और इनके हिसाब से रियलिटी इज इक्वल टू मैटर प्लस कॉन्शियसनेस। मतलब सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, इट इज अ सम ऑफ मैटर जो कि इस दुनिया में है, और कॉन्शियसनेस यानी कि आपका चैतन्य उस मैटर को या फिर संसार को कैसे परसीव करता है। क्या आपको पता है कि गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है, इसमें सन एज अ डाइटी नहीं बल्कि सन में जो पावर है उससे ये आवाहन किया गया है कि आप मेरे मेंटल कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए,
गायत्री मंत्र के ही पॉपुलराइज होने के बाद संख्या स्कूल का जन्म हुआ। फिर आता है योग स्कूल। इसमें संख्या फिलॉसफी के प्रैक्टिकल यूसेज की बात की गई। मतलब अगर रियलिटी इज इक्वल टू मैटर प्लस कॉन्शियसनेस है तो अपने कॉन्शियस को 3 तरीके से इस्तेमाल करके मैटर को अच्छा किया जा सकता है। इनमें से सबसे पहला है कर्म योग, यानी कि उस मैटर पे आप काम करके उसको फिजिकली बदल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप अपने जीवन में अपनी लाइफ क्वालिटी को परसीव कर रहे हैं और अगर आपको कोई जॉब या फिर बिजनेस करना है तो आप अपनी लाइफ क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसी का अर्थ है कर्म योग। इसके बाद बात है ज्ञान योग का, यानी कि मैटर के बारे में आप नॉलेज पूरी तरीके से ग्रहण कर लीजिए और उसको इम्पार्ट करिए ताकि बाकी लोग अपना कर्म करें। एंड लास्टली भक्ति योग। भक्ति योग का सिंपल सा अर्थ है कि एक सुपर ह्यूमन एंटिटी का आप आवाहन करें, मतलब रिचुअल्स करें, डिवोशन करें। अब योग स्कूल में जो ज्ञान योग है वो मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन में काफी ज्यादा फोकस करता है और योग में आत्मा का मेन ऑब्जेक्टिव लिबरेशन या फिर मोक्ष है और उसी मोक्ष को पाने के लिए 3 रास्ते चुने जा सकते हैं। इसके बाद है न्याय स्कूल या फिर लॉजिक। कुल मिला के इनका मानना था कि कोई भी नॉलेज जो आपके लॉजिक को सैटिस्फाई करती है और जिसका सोर्स आपको पता चल जाता है, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। इसके बाद आता है वैशेषिका। ये एक साइंटिफिक स्कूल था जहां पर रियलिटी को एटमिज्म से कंपेयर किया गया था। मतलब रियलिटी सिर्फ और सिर्फ मैटर है, यानी कि ये लोग डुअलिज्म में नहीं बल्कि सिंगुलैरिटी में विश्वास करते थे। डुअलिज्म में मैटर के साथ या तो माइंड जुड़ जाता है और या फिर कॉन्शियसनेस जुड़ जाती है, एंड इन सम केसेस मैटर प्लस गॉड। इसके बाद आता है मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट। अब देखिए, इतनी सारी नई फिलॉसफीज आने के समय पर सोसाइटी में काफी सारे लोग चिंतन करने के लिए घर वगैरह त्याग करके फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस करते थे। अब दिक्कत इस बात की है कि अगर सोसाइटी में ऐसे लोग काफी ज्यादा हो जाते हैं तो उस सोसाइटी की इकोनॉमी डेप्रिशिएट करने लगती है। बिकॉज ऐसे जो भी लोग हैं जो अपने गृहस्थ को छोड़ दे रहे हैं, पहली बात तो दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा वो इकोनॉमी एज अ होल पे एक लायबिलिटी की तरह है। इसी को काउंटर करने के लिए मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट आया और इन्होंने साधना को अपोज किया और ये कहा कि वेदास का करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। लास्ट में आता है वेदांत। वेदांत को ही हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। आज के समय में जो भी हम हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट देखते हैं, दे आर ऑल ओरिजिनेटेड टू वेदांत, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेदास के कंक्लूजन की बात की गई। फिर बात करें अगर हम नास्तिक स्कूल्स की, तो ये वेदास के अथॉरिटी को नहीं मानते थे। अब कारवाक का मटीरियलिज्म और आजीविका के निहिलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया। बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी में आत्मा या फिर सेल्फ को डिनाई कर दिया गया और ये कहा गया कि गौतम बुद्ध की जो भी टीचिंग्स हैं वही जीवन की कोर फिलॉसफी है। दूसरी तरफ जैनिज्म में सोल को तो एक्सेप्ट किया गया, बट ये कहा गया कि हम सिर्फ उन्हीं टीचिंग्स को मानेंगे जो हमारे 24 टीचर्स ने दी हैं, जिनको तीर्थंकर कहा जाता था। जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी में यही मेन डिफरेंस है। अच्छा, एक और चीज जान लीजिए कि बुद्धिज्म में भगवान के एग्जिस्टेंस को माना गया है लेकिन सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना गया है, जबकि जैनिज्म में सोल के एग्जिस्टेंस को माना गया है बट भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं माना गया है, बल्कि ये माना गया है कि भगवान के बजाय टीचर्स सोर्स ऑफ नॉलेज हैं। इसलिए जैनिज्म को हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एथीस्ट रिलीजन कहते हैं। जैन्स में ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर थे, जबकि महावीर लास्ट थे। ऋषभनाथ के बारे में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। इसके अलावा कुछ और आस्तिक और नास्तिक स्कूल्स थे। अब देखिए, 1200 एडी में एक स्कॉलर हुआ करते थे विद्यारण्य। इन्होंने एक कंपाइलेशन किया था ऑफ वेरियस इंडियन फिलॉसफीज जिसका नाम था सर्वदर्शन संग्रह। इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म को हिंदू फिलॉसफी का सबसेट बताया गया था। इसके अलावा ये कहा गया था कि पशुपति शैविज्म, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओरिजिनेटेड था, इट वाज डेवलप्ड बाय नकुलिसा। इसके अलावा शैव सिद्धांत संख्या स्कूल का एक थीस्टिक सब स्कूल था। मतलब संख्या स्कूल वैसे तो एथीस्ट थे, बट इसमें जो थीस्टिक ऑर्डर था वो शैव सिद्धांत को मानते थे। इनके हिसाब से रियलिटी इज इक्वल टू मैटर प्लस शिव। यहाँ पर शिव का परिपेक्ष किसी हिंदू गॉड से नहीं है, बल्कि उस एनर्जी से है जो मैटर को डिस्ट्रॉय करता है, एक तरीके से एंटी मैटर। इसके अलावा शैविज्म में ही वेरियस अदर सब स्कूल्स थे।
फॉर एग्जाम्पल कश्मीर स्कूल, रसिस्वरा स्कूल और रामानुजा स्कूल। अब बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं इन सारे सबसेट्स में, जिनके डिटेल्स के बारे में जानना आपको जरूरी नहीं है। तो ये था हमारा एनालिसिस पोस्ट वैदिक रिलीजन का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।